Hello viewers, let's crack UPSC CSC के YouTube channel पर I welcome all of you. So finally we are seeing some kind of good news related to economy. जिस तरीके से एक मैसिव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एग्जिट पिछले एक डेढ़ साल में देखने को मिला है, दैट वाज रिमार्केबल. इन फैक्ट दिस ईयर इन द फर्स्ट 6 months foreign investors have withdrawn around more than 2.5 lakh crore from Indian stock market. और इस मैसिव फॉरेन एग्जिट की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे फॉरेक्स रिजर्व और हमारे रुपी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था. And one question which every investor and every economist was thinking about, that when these foreigners are start again going back to invest in India, कब ये फॉरेन आउटफ्लो बंद होगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस से इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे. नाउ दिस इज व्हाट हैज आई थिंक सो स्टार्टेड टू बिगिन, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में 11 जुलाई को एक्सप्लेन सेक्शन में एक न्यूज आता है जहां पे ये बताया गया दैट आफ्टर 4 मंथ मतलब ये मिडिल ईस्ट का जो वॉर चल रहा था, फरवरी के एंड में ईरान और अमेरिका का जो वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव नाउ अगेन स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड न्यूज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स दैट फॉरेन एग्जिट मे बी ओवर. बट इस न्यूज में यह भी लिखा गया है दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. राइट, अभी भी ठीक है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ सकेगा. हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट वापस से इंडिया निकलने लगे. सो दैट्स वाई इस एडिटोरियल में, इस एक्सप्लेन सेक्शन के कॉलम में ये लिखा गया है दैट यस, एफआईआईज आर कमिंग बैक, but we need to be cautious. So let's try to understand ये पूरा मामला क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और फाइनली इस सेशन के एंड में एक यूपीएससी स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई दैट नॉलेज in that particular question, so that it is very very important for your examination. So सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि 4 मंथ के बाद, 4 महीने के बाद, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पहली बार जुलाई के फर्स्ट 10 डे में, मतलब 1 से 10 जुलाई के बीच में, जो पहला 10 दिन रहा है जुलाई में, उसमें 4 महीने के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट बायर्स रहे इंडियन स्टॉक के. नेट बायर्स का मतलब जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टॉक्स को खरीदा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने स्टॉक्स को बेचकर इंडिया से अपना पैसा वापस ले गए. सो नेट बायर्स रहे एफपीआई इन्वेस्टर्स विच इज हैपनिंग आफ्टर 4 मंथ, और लगभग पहले 10 दिन में जुलाई के दे हैव made a total net investment of $1.6 billion. ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज पिछले 4 महीने में जब से ये पूरा वेस्ट एशिया में वॉर स्टार्ट हुआ है, लगभग $28 बिलियन का एक मैसिव अमाउंट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के इक्विटी मार्केट से एग्जिट किया है. मतलब इंडिया के इक्विटी मार्केट से वो इतना पैसा निकाल के ले गए हैं. ये तो केवल 4 महीने का डेटा है. अगर आप 2025 के पूरे डेटा देखेंगे तो अगेन द डेटा वॉज समवेयर सिमिलर, इतना ज़्यादा नहीं था, बट अगेन 2025 में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नेट सेलर रहे हैं. बट नाउ दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी मंथ्स दैट जुलाई के फर्स्ट 10 डेज में ये लोग नेट बायर्स की तरह इमर्ज किए हैं. और इसके रीजंस क्या हैं, तो इस समय 2 रीजंस बेसिकली बताए जा रहे हैं कि पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो सबसाइड कर रहा है. जो मिडिल ईस्ट में वॉर है वो कहीं ना कहीं अब
एक सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है, छोटे मोटे टेंशन होंगे, बट बाय एंड लार्ज अमेरिका एंड ईरान डज नॉट हैव द एपेटाइट टू नाउ अगेन स्टार्ट फाइटिंग. सो फ्रॉम दैट कंटेक्स्ट जियो पॉलिटिकल टेंशन सबसाइड हो रहे हैं. बट देखिए ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन तो फेब्रवरी एंड से स्टार्ट हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में. बट ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपने पैसे को निकाल रहे थे, दिस इज नॉट हैपनिंग सिंस फेब्रवरी ओनली. इनफैक्ट 2025 पिछले साल से लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को इंडिया से निकाल रहे थे. दैट्स वाई ऑल्दो जियो पॉलिटिकल टेंशन का कम होना, दैट मे बी वन रीजन वाई फॉरेनर्स आर कमिंग बैक टू इंडिया. बट आई थिंक सो द मेन रीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि एआई जो बबल है या जो एआई के प्रति एक मैसिव रैली देखने को मिला था वो ओवर होते हुए दिख रहा है. एआई रैली का मतलब जिस तरीके से एआई कंपनीज, वो चाहे सैमसंग के हो, एसके हाइनिक्स हो, या कोरियन कंपनी, ये ताइवानीज कंपनी हो टीएसएमसी, या अमेरिकन कंपनीज हो एनवीडिया, सो ये कंपनीज में कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक क्रेजी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, पीपल हैव गॉन ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनी. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब उन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यार इतने पैसे तो डाल दिए, बट वो जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न नहीं बन पा रहा है. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट सी एआई कैन डू एवरीथिंग. एआई की पोटेंशियल क्या है यू कांट इमेजिन, बट द प्रॉब्लम इज वेदर एआई कैन बी or AI companies will be able to, give that massive return to their investors or not. There's no doubt about AI's potential, but yes, there's a serious doubt now on AI's revenue. कि चैट जीपीटी तो अभी फ्री है ना, उससे रेवेन्यू कहाँ आ रहा है ज्यादा कुछ. सो द क्वेश्चन इज कि क्या इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सके, बिकॉज अभी ये जितने भी एआई कंपनीज है वो कैश बर्न कर रहे हैं, दे आर सेटिंग ऑन अ मैसिव कैश पाइल एंड दे आर यूजिंग देयर कैश, but are they able to generate revenue to give that significant return to their bullish investors? That is the question. तो इसीलिए ये जो एआई का ऑप्टिमिज्म है वो अभी भी है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्टैग्नेट होते हुए दिख रहा है. और इसी चीज को एक जाने माने फाइनेंशियल इन्वेस्टर इंटेलेक्चुअल रुचि शर्मा ने कहा था that if AI bubble bursts or if something wrong happens with AI, if there's one country which is going to be the massive gainer out of that, it is India. And I think so Ruchi Sharma is proving himself to be correct at that scenario, because जिस तरीके से एक बुलिश रन देखने को मिला इन AI कंट्रीज में और AI कंपनीज में, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्टैग्नेट सबसाइड होते हुए दिख रहा है. बिफोर आई मूव ऑन, जस्ट अ small piece of information to all of you. आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, द ब्यूरोक्रेट नाम है इस टेलीग्राम ग्रुप को. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर लिंक. देयर यू विल बी गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड कंटेंट फॉर एनी एग्जाम, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पूरा इशू क्या है, इसको डिटेल में. तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में आज इन्वेस्टमेंट करने से जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है. द डाउनसाइड्स have been limited, which means इकोनॉमी में जो हेडविंड्स थे, जो चैलेंजेस थे, वो कहीं ना कहीं अब सबसाइड हो रहे हैं. और जिस तरीके से एआई का एक बबल जो है वो कहीं ना कहीं अब फूटते हुए उस जोन में जाते हुए दिख रहा है. एंड दैट्स व्हाई दीज इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर कंट्रीज जो एआई के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं. तो यही मैंने कहा कि जो कंट्रीज एआई के ऑल्टरनेटिव बनेंगे उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया को होगा जब भी ये एआई का बबल में कुछ प्रॉब्लम आएगा. तो देखिए क्या है कि फॉरेन फ्लो जो है वो इंडियन इक्विटीज में ऑब्वियसली ये आने वाले समय में इट्स गोइंग टू रिमेन इफी. इफी मींस ये अभी भी थोड़ी वॉलेटिलिटी की तरफ रहेगी. फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे जाएंगे, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एक बड़े स्केल पर सेल ऑफ किया जा रहा था, वैसा सिनेरियो तो नहीं आएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यस द सिचुएशन रिमेन्स वॉलेटाइल, बट हैव वी पास दैट वर्स्ट सिनेरियो? यस, टू अ लार्ज एक्सटेंट. वो जो जिस तरीके का 2.5 लाख करोड़ का ये पिछले 6 महीने में इन्होंने सेल ऑफ किया है, वैसा सिनेरियो तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है. बट यस, वन शुड नॉट एज्यूम कि बहुत बड़े स्केल पर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया वापस से आ सकते हैं. सो यस, दे कैन बी द नेट बायर्स, बट विल दे बी एबल टू कॉम्पेंसेट for that massive sell off? That still remains to be question. But
एक बात तो क्लियर है कि एआई का जो मार्केट है वो अब स्टैग्नेट होते हुए दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एंटरिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू हेज। अब उनके मन में यार कि अगर मेरा एआई इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न नहीं दे पाया तो आई शुड गो विद डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्वेस्ट माई मनी इन दोज कंट्री जहां पे एआई लेकर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो अपने पैसे को बचाने के लिए अब इंडिया में इन्वेस्ट करें। जैसे होता है ना कि जब हम लोग पैसे कमाते हैं तो कुछ पैसे स्टॉक में डाल देते हैं, कुछ पैसे का गोल्ड ले लेते हैं, कुछ पैसे का रियल एस्टेट लेते हैं, दैट इफ वन एसेट क्लास फेल्स द अदर एसेट क्लास विल गिव मी रिटर्न। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अब इस एआई के प्रति जो क्रेजीनेस है उससे ऊपर उठ रहे हैं, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू हेज देयर इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पे अभी तक कोई एआई को लेकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। एंड दैट्स वाई एआई का जो एक पूरा ऑप्टिमिज्म है वो इंडिया में कभी नहीं रहा है। दैट्स वाई इफ कोरिया की मार्केट कोलैप्सेस, इफ अमेरिकन मार्केट कोलैप्सेस, इफ चाइनीज मार्केट कोलैप्सेस, ये जो एआई बबल जोन में है तो उससे इंडिया में काफी बेनिफिट हो सकता है। आप देख सकते हैं ये कोई फिक्शियस बात नहीं, इनफैक्ट जून से ये खबर आ रही है कि कैसे साउथ कोरियन मार्केट जो है वो बैक टू बैक 2 बार क्रैश की। साउथ कोरिया इज द एपी सेंटर ऑफ एआई, सैमसंग, एसके हाइनिक्स ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। यूएस के मार्केट में भी आपने देखा कैसे S&P 500 जो है वो 2.5% से, एंड नैस्डैक द टेक हैवी इंडेक्स वो 4.5% से क्रैश की थी। सो दैट क्लियरली शोज कि ये जो एआई का वर्ल्ड जो सपना दिखाया जा रहा था, नाउ पीपल आर रियली हैव स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन। बट ऑब्वियसली एआई का भी क्रेजीनेस है एंड इट इज गोइंग टू बी देयर, बट वन थिंग फॉर श्योर इज दैट जिस तरीके से पीपल वर ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग मनी विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, नाउ सीरियसली पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई अब इंडिया से वो मैसिव सेल ऑफ की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इंडिया में धीरे धीरे करके अब इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस से आना स्टार्ट होगा। मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट में बेसिकली 2 चीजें की बात की गई है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में वापस अब आना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला अगेन वही कि एआई का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो साइकिल है वो मैच्योर हो रहा है, मतलब एआई में जो इन्वेस्टमेंट होना था वो कहीं ना कहीं अब हो चुका है। नाउ द पीपल आर ट्राइंग टू बिकम डाइवर्सिफाइंग, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी एआई मार्केट। सेकेंडरी एआई का मार्केट मतलब वैसे कंट्रीज जो एआई के डिप्लॉयमेंट से बहुत बेनिफिट करेंगे। जैसे देखिए एआई का डेवलपमेंट तो अमेरिका में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, बट इंडिया कब गेन करेगा इस एआई रेस में? व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट, जब एआई को डिप्लॉय करने की बात होगी। सो इंडिया इज लूजिंग इन एआई डेवलपमेंट, बट इंडिया विल बी अ मैसिव विनर इन एआई डिप्लॉयमेंट। और इसलिए अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि एआई डेवलपमेंट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपेक्स है, वो कहीं ना कहीं अब हो चुका है। नाउ इन द फ्यूचर विल टॉक मोर अबाउट एआई डिप्लॉयमेंट, और एआई डिप्लॉयमेंट में अगेन इंडिया के आईटी इंजीनियर्स, इंडिया की टेक कंपनीज, उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज मोतीलाल ओसवाल में रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन प्रीमियम है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में कंप्रेस हुआ है टू अ हिस्टोरिक लो ऑफ 18% इन जून, और इसकी वजह से अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं। अब ये वैल्यूएशन प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स, लेट्स सी कि वैल्यूएशन प्रीमियम का मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है टू अर्न मनी अगर वो सेम पैसे इमर्जिंग मार्केट में डाल देता, राइट। जैसे मान लो कि इंडिया में आप अगर 10 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर आप लेट्स से इन एनी अदर डेवलपिंग कंट्री, लेट्स से अगर आप जापान में 20 रुपीज डालते हो तो आपको 5 रुपीज का इनकम होता है। ये मैं आज की बात करूं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। So if today you are investing in Japan 20 rupees, you will be getting 5 rupees का income from the stock market. If same 10 rupees you invest in India today, you will get a return of 5 rupees. तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली आप एक प्रीमियम दे रहे हो, बिकॉज इंडिया में सॉरी यहाँ पे आई हैव मेड समथिंग रॉन्ग, ये इंडिया है मान लो और ये जापान है। Yes, now it would be better. So if you invest today in India 20 rupees in stock market, how much you will gain? 5 rupees. If you invest 10 rupees in Japan, you will get how much? 5 rupees. तो अगर आप जापान छोड़कर इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, then still you are getting 5 rupees. So return दोनों सेम है। So valuation premium यही है कि हाउ मच एक्स्ट्रा प्रीमियम यू आर पेइंग। तो यहां पे हाउ मच एक्स्ट्रा रुपीज यू आर पेइंग 10 रुपीज इन इंडिया टू गेन द सेम इनकम जो आपको जापान में है।
इसी को वैल्यूएशन प्रीमियम कहते हैं कि इंडिया के स्टॉक्स में आपको कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू एनी अदर इमर्जिंग मार्केट टू गेट दैट सेम रिटर्न, राइट। अब सवाल आता है कि आप जापान छोड़ के इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करोगे? तो ये इसलिए करोगे बिकॉज यू नो दैट कि अगर मैं इंडिया में आज 20 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं, बट इंडिया में फ्यूचर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स वाई आई कैन अर्न मोर फ्रॉम इंडिया इन द लॉन्ग रन और मीडियम टर्म एज कंपेयर टू जापान। नहीं तो कोई बेवकूफ तो नहीं है कि जापान में अगर 10 रुपए से 5 रुपए आप अर्न कर पा रहे हो तो आप इंडिया क्यों ही आओगे? बट आप इंडिया में आके 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो जस्ट बिकॉज यू नो दैट कि इंडिया में आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म एज कंपेयर टू इफ आई इन्वेस्ट द मनी इन जापान। इसी को वैल्यूएशन प्रीमियम कहते हैं और इसको मेजर किया जाता है P बाई ई रेशियो से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। तो जितना ज्यादा ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा उतना ही ज्यादा आपका स्टॉक जो है वो वैल्यूड है। मतलब अगर ये जितना ज्यादा, ये मान लो 20 है तो ये अगर 30 हो जाएगा तो प्राइस ऑफ शेयर्स पहले 20 थे, प्राइस ऑफ शेयर्स 30 हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा आपका पी रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। सो जितना ज्यादा आपकी स्टॉक्स की प्राइस होगी उतना ज्यादा पी रेशियो बढ़ेगा। तो अगर मैं इंडिया की पी रेशियो की बात करूं तो वो 28 है, विच मीन्स कि अगर आप इंडिया में 28 रुपीज स्पेंड करते हो तो लेट्स से यू विल गेट 1 रुपीज का रिटर्न। और इमर्जिंग मार्केट में क्या है? 20 रुपीज की। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में 20 रुपीज का शेयर खरीदते हो तो आपको वहां पे 1 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। सो आपका वैल्यूएशन प्रीमियम कितना हो गया? सो इन इंडिया में यू हैव टू स्पेंड 28 रुपीज। आपको 28 रुपीज के प्राइस का स्टॉक खरीदना पड़ेगा टू मेक 1 रुपीज का अर्निंग। इन इमर्जिंग कंट्रीज यू हैव टू बाय 20 रुपीज प्राइस का शेयर टू गेट अगेन 1 रुपीज, विच मीन्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और 1 रुपीज अर्न करने के लिए यू हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच? 8 रुपीज। और इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो 40%। दिस इज व्हाट इज नोन एज वैल्यूएशन प्रीमियम, विच मीन्स कि इन्वेस्टर्स जो है अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करके 1 रुपीज अर्न करना चाहते हैं देन दे हैव टू स्पेंड 40% मोर देन व्हाट दे नीडेड टू स्पेंड इन एनी इमर्जिंग मार्केट। इसी को वैल्यूएशन प्रीमियम कहते हैं कि हाउ मच एक्स्ट्रा मनी यू हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो आप किसी और इमर्जिंग मार्केट में अर्न कर पाते, राइट। तो इंडिया में क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा काफी ब्राइट है, इसलिए इंडिया की कंपनीज का और हमारा जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं तो 2022 में कोविड के बाद हमारी वैल्यूएशन प्रीमियम 147% थी। लॉन्ग टर्म एवरेज हमारा 73% है, लेकिन जून में हमारा वैल्यूएशन प्रीमियम घट के 18% पे आ चुका है, विच मीन्स हमारा वैल्यूएशन प्रीमियम कम हो चुका है। विच मीन्स पहले आप सोचो 2022 में if you want to earn the same amount of rupee from stock market in India as compared to emerging market, then India में you have to pay 147% more। आपको 147% पैसा ज्यादा स्पेंड करना था, which means obviously इंडिया के शेयर्स क्या थे? एक्सपेंसिव थे। हमारे स्टॉक्स क्या थे? उनकी वैल्यूएशन काफी हाई थी। और अगर वैल्यूएशन हाई होगी तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्पेंड मनी। लेकिन अब देखो इट्स ओनली 18% एक्सपेंसिव। मतलब इंडिया की मार्केट जो है वो अब एज कंपेयर टू बाकी इमर्जिंग मार्केट्स केवल 18% ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, which means slightly more expensive। That means again इन्वेस्टर्स के लिए अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल बन सकता है, इजी बन सकता है। सो दैट्स व्हाट मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि जो इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज आप देखोगे तो 73% है, बट जिस तरीके से लगातार इंडिया के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है, हमारे शेयर्स का प्राइस कम हुआ है, हमारा पी रेशियो कम हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आवर वैल्यूएशन प्रीमियम हैज ऑल्सो come down, which makes our shares little cheaper as what it used to be। and that's why अगर कोई चीज cheap होता है तो obviously people and investors starts to invest their money back। अब ये हमारा प्रीमियम क्यों गिरा है? प्रीमियम गिरने के रीजंस दो हो सकते हैं। पहला, इंडिया की जो स्टॉक है वो कम हुई है। आपको पता है कि लगातार 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बना है। तो जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे थे 2 साल पहले तक, अब बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम लो पे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो
पीई रेशियो है, तो पी क्या हो गया, प्राइस ऑफ शेयर्स, वो कम हो गया है, एंड दैट्स व्हाई माय पीई रेशियो हैव फॉलन फ्रॉम 30 to 22, व्हिच मींस हमारी जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो ऑब्वियसली बहुत कम हो गई होगी। और दूसरा क्या है कि इमर्जिंग मार्केट जो है वो खुद एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लाइक चाइना, ब्राजील, कोरिया, इन तीनों कंट्रीज में पिछले एक साल में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है, तो वहां पे जो पी है वो बहुत बढ़ चुका है, तो उनकी जो पी रेशियो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई इंडिया की जो वैल्यूएशन प्रीमियम है हमारे स्टॉक मार्केट की वो यहाँ पे कम होते हुए दिख रही है। और एक और बहुत बड़ा रीजन है, आप देखेंगे तो इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जून का जो डेटा आया है, लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आया है, और उसका रीजन है आरबीआई के टैक्स ब्रेक्स और जो बॉन्ड मार्केट में रिफॉर्म लाए हैं। तो इसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले टाइम में सेंसेक्स जो है वो 1 लाख के उस बेंचमार्क को क्रॉस कर सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने 25% की प्रोबेबिलिटी बताई है, बट यस अभी भी रिस्क है। आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा था सीज फायर विद ईरान इज एंडिंग, तो ऑब्वियसली अगेन स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इंडिया की जो कंपनीज हैं, खासकर जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो ग्रोथ आया है वो 0.8% है, विच इज बिलो द 15 to 20% ग्रोथ जो कोविड के बाद देखने को मिला था। तो इंडिया की कंपनीज का जो प्रॉफिट का डेटा आया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं आया। दैट्स वाई हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी they would be cautious to invest in India stock market. Now here is a friend question जो यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है वैल्यूएशन प्रीमियम को लेके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विटी मार्केट। Consider the following statement. It refers to the extent to which valuation of a country's stock market exceeds that of a benchmark market. मतलब इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में आपके देश की स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन कितना महंगा है, यही चीज वैल्यूएशन प्रीमियम बताता है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बिल्कुल सही बात है। अ कंप्रेशन मतलब अगर इंडिया की वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो कंप्रेस होती है, कम होती है और अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तो उससे क्या इंडिया की स्टॉक मार्केट की अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो यूपीएससी या किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन प्रीमियम है उसमें कंप्रेशन देखने को मिले। थर्ड इज अ हायर वैल्यूएशन प्रीमियम ऑलवेज इंप्लाइज दैट स्टॉक मार्केट इज ओवर वैल्यूड। मतलब अगर वैल्यूएशन प्रीमियम ज्यादा है, इसका यह मतलब है कि स्टॉक मार्केट जरूरी है कि ओवर वैल्यू है, और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट होगा ही होगा। देखिए देयर इज नथिंग ऑलवेज, ये तो पहले ही एक स्टैंडर्ड रूल है कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में व्हेन दे यूज दिस ऑप्शन लाइक ऑलवेज, दे आर बाउंड टू बी रॉन्ग बिकॉज नथिंग इज श्योर। क्या आप किसी चीज को गारंटी के साथ कह सकते हो? नहीं। क्या हायर वैल्यूएशन प्रीमियम का ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट में बबल है? नहीं। ओवर वैल्यू जरूरी नहीं है। हो सकता है इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो। यूएस की वैल्यूएशन प्रीमियम जो है, यूएस में क्या यूएस का एग्जांपल है, तो यूएस की वैल्यूएशन प्रीमियम भी ज्यादा है, राइट? बट उनमें करेक्शन देखने को नहीं मिलता है बिकॉज यूएस का जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज रेट से ग्रो कर रहा है। सो वैल्यूएशन प्रीमियम अगर ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट बबल जोन में है। It might be high because people are ready to pay more money because people think कि future of India or any other country is very bright. तो ये जरूरी नहीं कि उसमें बबल है और वो बबल फूट के करेक्शन आएगा, नहीं। तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे इस तरीके के इंटरेस्टिंग इकोनॉमी के क्वेश्चंस और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। आई विल बी टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।